Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. फाउंडेशन। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसमें से मैंने आपको काफ़ी चीज़ों को पढ़ा रखा है ऑलरेडी, और जो भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे गए थे उनको भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आज हम बातें करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, और उनके प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इन चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप के होते हैं। तो ये थोड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, इसे अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश भी करी है तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एक करके बातें करी जाए अलग अलग कंपाउंड के बारे में, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन को, और ये सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया, सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखिए वॉशिंग सोडा का सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये क्या है वॉशिंग सोडा। एक बार तो एग्जाम में वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था। प्रिपेयर बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा को हीट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इट इज़ क्रिस्टलाइज ऑन एडिंग वाटर। और अगर आप उसमें पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। जैसे देखिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। इसको हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो हीट करने पे हमें मिला सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसे हमें पानी डालना है इसमें, तो सिंपली कुछ नहीं करना है हमें इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देना है। जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाया तो इस वॉशिंग सोडा का, ये जो वॉशिंग सोडा है इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया और फॉर्मूला बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये हम कह सकते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब इनके यूजेस क्या है और क्या क्या है, मेकिंग ग्लास, सोप और वाटर, और इनसे बनाने में काम आता है। दूसरा बोला गया है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स, उसे बनाने में भी इसे काम में लिया जाता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से भी इसे यूज़ किया जाता है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आप वाटर से उसके हार्डनेस को हटाना चाहते हो, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बातें करते हैं। What is the water of crystallization? Fixed number of water molecule present in one formula unit of salt। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ बोलो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 था, और साथ में 10H2O था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा इज 10H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वॉशिंग सोडा इज 10H2O। तो किसी भी एक कंपाउंड में, नॉर्मल कंपाउंड में, एक यूनिट कंपाउंड में जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे उन्हें बोला जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जैसे यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वह कॉपर सल्फेट का वो है क्या है 5H2O। अगर आप इसे हीट करो तो ये डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी कि इसके जो वाटर है वो निकल जाएंगे। तो आपने जब किसी एक मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को हीट करा तो वहाँ से कुछ वाटर निकल गए, तो इनको बोला जाएगा, जितना वाटर निकला उस अमाउंट ऑफ वाटर को बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाइट पाउडर हमें ऑब्टेन हुआ। जैसे कि यहाँ पर अगर कॉपर सल्फेट को इतने ही मॉलिक्यूल वाटर से अगर आप ट्रीट करो जितना कि उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो एक ब्लू क्रिस्टल बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। वाटर को ऐड करना कहलाता है रीक्रिस्टलाइजेशन, और वाटर को रिमूव करना कहलाता है डीक्रिस्टलाइजेशन। अब अगर बातें करी जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कॉपर, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे क्या नाम दिया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम। अगर आप जिप्सम को फिक्स करो एट फिक्स टेम्परेचर पे, तो क्या मिलेगा हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, POP इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल दिया जाता है। 1 molecule ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज अटैच टू हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, हैंस 2 molecule ऑफ कैल्शियम सल्फेट
शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अगर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखो तो आपको लिखना होगा कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और अगर आप हाफ मॉलिक्यूल वाटर तो वैसे थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो थियोरेटिकली अगर आप लिखना चाहो तो आपको कैल्शियम सल्फेट को 2 मॉलिक्यूल लेना होगा और वाटर को आप 1 मॉलिक्यूल लिख करके दिखा सकते हो। तो ये हमारा पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाता है। अब मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसे बनाने का तरीका क्या है, हाउ टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमें जिप्सम को हीट करना होगा। और जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर हीट करना होगा, तो जिप्सम को टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना होगा। अगर आप ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट कर देते हो तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इनटेक नहीं रहेगा। अगर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इनटेक नहीं है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, फिर ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, नॉर्मल पाउडर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो जब मैंने इसे एक डिफाइंड टेम्परेचर पे हीट करा तो हमें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं पीओपी या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और चूंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल वाटर थे तो हाफ यहाँ रह गया, तो 1.5 तो 1.5 मॉलिक्यूल के जब लगभग बराबर पानी जो है वो इवोपरेट होके चला गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, तो काफ़ी यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन, अगर हड्डियाँ जब टूट जाती है तो जो डॉक्टर होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, वो हमारे हड्डियों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेप लगा करके उसे कुछ दिनों तक अनमूवेबल टाइप में बांध के रख देते हैं, जिससे कि मूवमेंट नहीं होती है और कहीं ना कहीं बोन्स जॉइंट हो जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विथ वाटर टर्न इनटू जिप्सम। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हो तो वो मेनली जिप्सम बन जाता है एंड सेट इनटू सॉलिड हार्ड मास। और जिप्सम बनने के कारण, चूंकि जिप्सम का जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कैसा है, सॉलिड हार्ड मास है। तो चूंकि वो जिप्सम बन गया इसलिए वो सॉलिड हार्ड मास बन के बैठ जाता है। अच्छा, इसको अगर आप सॉलिड हार्ड मास बन गया, इससे आप टॉय बना सकते हो, इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, डेकोरेशन के काम में लगा सकते हैं मटेरियल को। इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस के काम में भी लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ क्या बोला गया है, चेंज इन कलर के बारे में बातें करी गई है। जैसे एक सैम्पल सॉल्यूशन है HCl और ये HCl एसिड है। तो अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन को इसमें डाल दो तो एसिड है, तो एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड बना देता है, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड बना देता है, मगर जो पहले से रेड है उसको वो चेंज नहीं कर पाता है। अगर आप उसमें फेनोप्थिलीन दे दो तो फेनोप्थिलीन कलरलेस है, तो कलरलेस ही रह जाएगा। अगर आप उसमें मिथाइल ऑरेंज दे दो तो एसिड प्रेजेंट होने के लिए वो एसिड उसको रेड बना देता है। मतलब हमने क्या सीखा कि जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, मगर रेड लिटमस का वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और वो मिथाइल ऑरेंज को रेड बना देते हैं, मगर फेनोप्थिलीन को कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ये सभी अगर एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, तो ये एसिड होने की वजह से ये सभी सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये इनमें से कोई भी रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, मगर ये सभी ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देंगे और उन्हें रेड बना देंगे। क्योंकि ये एसिड है इसलिए ये फेनोप्थिलीन का कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और बल्कि मिथाइल ऑरेंज को रेड बना देंगे। तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बातें करते हैं कि कोई अगर कंपाउंड बेस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, बेस है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू बना देंगे, मगर ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक एसिड का उल्टा। और फेनोप्थिलीन को ये पिंक बना देंगे कलरलेस से, और मिथाइल ऑरेंज को ये क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को येलो बना देंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस है कि क्या क्या चेंज अपेयर होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन में, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि NDA 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विनेगर इज नॉन एज, विनेगर को हम क्या कहते हैं बताइए। तो विनेगर एक एसिड है, तो कौन सा एसिड हमें ये बताना है। तो विनेगर को इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया था, फेज़ 1 में NDA एग्जाम में पूछा गया था, ये क्या बोला गया है, एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3, ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग, ये क्या होता है, टूट जाता है, ग्रेजुअली टूटता रहता है। विच मेक इट अनयूजेबल फॉर बेकिंग प्रोडक्ट, फॉर मतलब इसको बेकरी प्रोडक्ट बनाने में हम काम नहीं लगा सकते। द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो हम क्या बोला गया है कि द
प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो हमारा बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक्टिविटी 2.2 के बारे में बातें करी जाए। क्या बोला गया है, एक्टिविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो हमें सुगंध देगी, वो क्या होता है। देखिए एग्जांपल, क्लोथ स्ट्रिप व्हेन कीप्ड इन अ बैग और विथ फाइनली चॉप्ड ओनियन। क्या बोला गया, क्लोथ स्ट्रिप व्हेन kept in a bag with finely chopped onion and left overnight, then the fridge the strip would smell the onion। मतलब क्या, ऑनियन का स्मेल आते रहेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि क्लोथ के जो स्ट्रिप है उसके साथ अगर आप ऑनियन को रख देते हो तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट HCl वहाँ से रिलीज करता है। वी कैन स्मेल ऑनियन, रेड कलर ऑफ क्लोथ स्ट्रिप चेंज टू पेल रेड बन जाता है, जिसकी वजह से कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, क्लोथ स्ट्रिप और डाइल्यूट NaOH को रख दो तो क्या होगा, अगर आप डाइल्यूट NaOH को रख दो जो कि एक बेसिक नेचर का है, तो रेड कलर ऑफ क्लोथ स्ट्रिप बन जाएगा हमारा ग्रीन कलर का बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम आप इन एक्टिविटीज़ को खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे ये काफ़ी आसान होते हैं, ये कुछ खास नहीं है, बस आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। द एक्टिविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इन नेचुरल इंडिकेटर क्या बोला गया है, वनीला एसेंस और डाइल्यूट HCl को अगर आप साथ रख दो तो आपको एक स्मेल ऑफ वनीला मिलेगा। वहाँ पर वनीला एसेंस को अगर आप किसी एक बेस के साथ रख दो तो आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगा। मतलब ये लोग आपस में रिएक्ट करके एक हमें स्मेल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्लोव ऑयल को अगर आप HCl के साथ रख दो, एसिड के साथ, तो हमें एक क्लोव का स्मेल मिलेगा। वही क्लोव ऑयल को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रख दो तो स्मेल ऑफ क्लोव डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमें कोई भी क्लोव का स्मेल नहीं मिलेगा। अब यहाँ क्या बोला गया, एक्टिविटी 2.3 से क्या बताने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ हमें कोशिश करी जा रही है बताने की कि क्या रिलेशन है एसिड में और मेटल में, एसिड और मेटल के बीच किस तरह का रिलेशन है। तो व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म एंड द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व। मतलब क्या कि आपने जब जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आपने क्या करा, आपने जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें जिंक क्लोराइड का एक कंपाउंड मिला और हमें उसी कंपाउंड में कुछ बबल्स मिले, और वो बबल्स किस चीज़ के थे, तो वो बबल थे हमारे हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन गैस का बबल हमारा हुआ। अच्छा, इन्फ्रेंस क्या है इसका, देखिए हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म, क्यों बबल वो मिला, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो चूंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ बबल्स तो मिलेंगे ही। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थ्रो ए सॉफ्ट सॉल्यूशन, बबल्स आर फॉर्म, तो वो बबल्स वहाँ पर बनेंगे। तो बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल बबल्स कॉज ए POP साउंड। तो जब भी आप वहाँ पर उस बर्निंग एक कैंडल को लेकर आओगे तो आपको एक पॉप साउंड मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बर्निंग की वजह से हमें ये मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ दी गई है जो कि 2.4 एक्टिविटी है। क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन बेस एंड मेटल। तो बेस और मेटल के बीच में किस तरह का रिलेशन है। व्हेन ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को रिएक्ट करवाया तो सोडियम जिंकेट हमें बनता हुआ दिखा और कुछ बबल्स मिले हाइड्रोजन गैस के। तो अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो देखिए जिंक को रिएक्ट करवाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पर सोडियम हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें सोडियम जिंकेट, ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा ठीक कर दूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम जिंकेट का होगा, ना कि जिंकेट जिंक का होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले को थोड़ा सही कर दूँ तो यहाँ फॉर्मूला होगा हमारा सोडियम जिंकेट का। तो चलिए इसको ठीक कर दिया जाए। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट होगा। तो ये हमारा है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम जिंकेट का हमारा फॉर्मूला होता है Na2ZO2, ये होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। और हमें साथ में क्या मिलेगा, और हमें साथ ही साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस, जो कि बबल की फॉर्मेशन वहाँ पर कर रहा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन गैस बन रहा है इसलिए बबल देखने को मिल रहा है हमें। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थोड़े सॉफ्ट सॉल्यूशन, तो आपको वहाँ बबल मिलेगा, सेम एज पहले पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो पढ़ाया वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर क्या बोला गया, बर्निंग कैलेंडर को अगर आप उसके पास लेके जाओ, गैस फिल के पास, तो वहाँ पर पॉप साउंड हमें सुनने को मिल जाएगा। चलिए आगे और भी एक्टिविटी है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। एक्टिविटी 2.5 में क्या बोला गया है, एक्टिविटी 2.5 में बोला गया है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवाओ मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ, तो एक सॉल्ट बनेगा मेटल का और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हमें क्या मिल रहा होगा, वाटर मिल रहा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है कि हमने एक मेटल कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया, तो हमें एक मेटल का सॉल्ट मिला जिसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड,
और साथ में हमें क्या मिले, साथ में कुछ वाटर मिले और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिले। अगर आप मेटल के बाइकार्बोनेट को लो, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिया गया है, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हमें एक मेटल का सॉल्ट मिलेगा, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेंगे और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5 में क्या बोला गया है, इसी को अगर हम 2.5 को कंटिन्यू करें तो यहाँ क्या बोला गया है, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग यहाँ पर करी जा रही है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट बर्न मिल्की बिकॉज इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एज सो इन द बिलो। तो अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओ लाइम वाटर से तो ये कैसे जलेगा, मिल्की फॉर्म में जलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म में कुछ कैल्शियम के कार्बोनेट्स बैठे हुए होंगे इसलिए। जैसे यहाँ पर आप देखो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया लाइम वाटर को और इसे कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम के कार्बोनेट मिले जो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वाटर मिले, और यही कैसे बर्न होगा, मिल्क फॉर्म में बर्न होगा, मिल्क जैसा ये हो जाएगा। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर इट बिकम कलरलेस। अगर आप इसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके ऊपर पास करो लाइम वाटर के ऊपर, तो ये कैसा बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर और उसमें कुछ पानी डाल दिया गया और उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया, तो फिर से ये कहीं ना कहीं इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है और ये कलरलेस बन जाता है, कलरलेस फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 2.11 में क्या बोला गया है, अलग अलग कंपाउंड के पीएच वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अगर आप सलाइवा की बातें करो, बिफोर मील, खाना खाने के पहले सलाइवा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है। अगर आप ठीक खाना खाने के बाद सलाइवा के पीएच की बातें करो तो कहीं ना कहीं वो 5.8 हो जाता है, क्योंकि माउथ में जो शुगर प्रेजेंट होते हैं खाने में उनको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिविटी, बैक्टीरिया एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में माउथ में, तो उसकी वजह से सलाइवा का पीएच डिक्रीज हो जाता है और एसिडिक हो जाता है। लाइम जूस की पीएच की बातें करें तो ये पीएच कलर, मतलब जो पेपर होता है उसको ये रेड कर देता है, मतलब ये पक्का एसिडिक होगा। तो ये क्या, इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 2.5। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करो अगर आप, तो उसकी पीएच भी एसिडिक होती है, 6 होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं मगर एसिडिक ही होती है। कैरोट जूस की बातें करें तो वो भी कैसा है, एसिडिक है। कॉफ़ी भी एसिडिक है, काफ़ी एसिडिक है, 5 उसका पीएच होता है। टोमेटो जूस भी एसिडिक होता है, 4.1 उसका पीएच होता है। टैप वाटर नॉर्मली न्यूट्रल होता है। और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बातें करो तो ये पूरा बेस होता है जिसका पीएच 13 से लेकर के 14 के बीच लाई करता है। और 1 मोलर अगर आप कंसनट्रेटेड HCl की बातें करो तो उसका पीएच होता है 1, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अब ये यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन NDA 2020 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर व्हेन ए टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लॉथ इज स्क्रब बाय सोप एंड देन वॉश विथ वाटर। तो अगर आप एक टर्मरिक का एक धब्बा लग चुका है आपके शर्ट में, वाइट कलर के शर्ट में, और उसको आप वॉश करना स्टार्ट करते हो तो कैसे धीरे धीरे कलर में ग्रेजुअली चेंज आता है, उसको एनालाइज करके आपको आंसर करने को कहा गया है। तो सबसे पहले ये जो धब्बा है वो टर्मरिक का है, तो आपको सबसे पहले कैसा दिखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको येलो दिखने को मिलेगा। फिर जब आप उसको धोना स्टार्ट करोगे तो वो येलो से थोड़ा धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद आपको कैसा दिखने लगेगा, तो उसके बाद आपको वो रेडिश ब्राउन दिखने लगेगा। उसके बाद अगर आप उसको पूरे ही अच्छे से अगर धो के क्लीन कर दो तो फिर जाकर के वो क्लीन होने से ठीक कुछ क्षण पहले वो फिर से येलो कलर का ले लेगा और आगे जाकर के वो पूरा हट जाएगा या फिर वाइट कलर का ही आपको अपेयर होगा। तो येलो टू रेडिश ब्राउन टू येलो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी ही होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर एक्टिविटी 2.12 में कुछ बातें करी गई है, चलिए देखा जाए, इन बातों को समझा जाए। पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए जो यहाँ क्या बोला गया है, अगर मिट्टी की पीएच 7 के आसपास हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक रेन वगैरह ना हो रहा हो, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर मिट्टी का पीएच बेसिक हो जाए यानी कि 7 से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। सभी प्लांट की नहीं होती है मगर कुछ प्लांट की ग्रोथ में ये बाधा डालता है। अगर मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा कम हो जाए यानी कि एसिडिक की ओर चला जाए तो ये फिर भी प्लांट का ग्रोथ इससे अफेक्ट होता है। यानी कि प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए हमें मिट्टी का पीएच जो है वो 7 के आसपास या फिर एग्जैक्ट 7 ही चाहिए। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, टेक 2 kg ऑफ सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एट 5 ml ऑफ वाटर, फिल्टर द कंटेंट, चेक द पीएच वैल्यू ऑफ फिल्टर। तो आपको फिल्टर को कंटेंट को फिल्टर कर लेना है और बाद में कंटेंट की
जो पीएच है उससे मेज़र करना है, तो आपको कहीं ना कहीं मिट्टी का पीएच मिल जाएगा। एक्टिविटी 2.31 में बातें करा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको नॉर्मली फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट पता होता है। देखिए, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस यूज़ करो और उसके रिएक्शन से अगर आप एक सॉल्ट बनाओ, तो वो जो सॉल्ट होगा वो होगा पोटासियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाओ तो फिर बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाओ तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर बनाए, अगर आप बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाओ तो बनेगा कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनाओ तो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड से बनाओ तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड से बनाओ तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाओ तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये सभी सॉल्ट के फॉर्मूले हैं या फिर सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हो, काफ़ी काम में ये आ जाता है। एक्टिविटी 1.41 में क्या बातें करी जा रही है, यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्ट के बारे में ही बातें करी जा रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आपने HCl मिलाया तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सोडियम क्लोराइड। वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और ये न्यूट्रल होगा। अगर आपने यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आप करवा रहे हो रिएक्शन, तो जो सॉल्ट बन रहा होगा वो न्यूट्रल बन रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का अगर आप कहीं ना कहीं करवा रहे हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप वीक बेस का रिएक्शन करवा रहे हो तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो सॉल्ट कैसा बनेगा, हमारा एसिडिक बनेगा। अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और वीक एसिड ले लो तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट की पीएच क्या होगी, सॉल्ट की पीएच बेसिक होगी और वो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो सेम एज यहाँ पर भी ये बातें करी गई है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बातें करी जाए। ये क्वेश्चन NDA 2021 में पूछा गया था फेज़ 2 में। द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो कहीं ना कहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक कंपाउंड है। तो आपको ये बातें याद रखने होंगे अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया था NDA एग्जाम में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ पर, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 में। तो नॉर्मली देखा जाता है कि FeSO4 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 होता है, तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नॉर्मली ये एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था, ये भी NDA एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी डज नॉट पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें से ऐसे कौन से सॉल्ट है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये है पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी वर्क ऑन द पीएच रेंज। ह्यूमन बॉडी किस पीएच रेंज में वर्क कर पाता है। तो नॉर्मली ये क्या होता है, न्यूट्रल के आसपास ही होता है। नॉर्मली कहाँ होता है, ये न्यूट्रल के आसपास ही होता है। तो ह्यूमन बॉडी लगभग 7 से 7.8 के आसपास ही मोस्ट इफेक्टिवली काम कर पाता है। ये क्वेश्चन NDA 2024 में पूछा गया था। तो इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया। 2 लेक्चर में मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट को ख़त्म करा है। काफ़ी इजी चैप्टर्स होते हैं, इन चैप्टर्स को आप छोड़ के अगर जाएंगे तो आप
स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये सभी स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.